जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। चलिए दोस्तों, आज हमारा दोस्त साइंस का थर्ड क्लास है। हमने पहला क्लास में पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से समझा। सेकेंड क्लास में हमने देखा फर्स्ट चैप्टर यानी जो अध्याय हमारे आसपास जो पदार्थ हैं उनके बारे में चर्चाएं हमने शुरू कर दिए थे। पदार्थ को समझा था, क्या पदार्थ किसे हम कहते हैं, क्या उनमें द्रव्यमान, आयतन, ये सभी चीज़ें देखने को मिले, क्या उसे हम पदार्थ कहते हैं। और हमने और भी आगे अच्छी अच्छी बातें बहुत ही जो केंद्र बिंदु में एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड है दोस्त, उनको लेकर हम चल रहे हैं। और हमारा एग्जैक्ट एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड, इससे अधिक बाहर कोई भी हम सेट बुक लेकर नहीं चल रहे हैं दोस्त। अपना बिहार बोर्ड का और एनसीईआरटी, यही दोनों हमारा केंद्र बिंदु होता है। आइए चलते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या पढ़ा था पदार्थ के बारे में, और इससे बखूबी आप लिखेंगे दोस्त, नोट्स बनाएंगे, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर सकें। प्लीज़ दोस्त लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आप देख सकते हैं दोस्त, हमने पिछले सेशन में बखूबी बहुत अच्छे तरीक़ों से इन बातों को समझे, बहुत अच्छे तरीके से समझा है हमने। इसे आप नोट्स के रूप में अपने जो भी फेयर होगा दोस्त आप बना रहे होंगे, उसको बखूबी अच्छे तरीके से आप लिखिएगा। जैसे हमने इसमें 1 बाय 1 लिखाया है, आपको पिछले सेशन में बहुत अच्छी तरीके से एक एक शब्द हमने समझा कर रखा है। एक बार सिर्फ जल्दी से रिविज़न करते हैं और अपने नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट पे। आप कुछ दोस्त इस प्रकार लिखिएगा, हमारा डालिएगा हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए, नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है दोस्त, ताकि आप बनाएं जब आपका एग्ज़ाम का टाइम हो तो उसको आसानी से आप टैकल कर सकें, पढ़ सकें, रिवीजन आसानी से कर सकें और आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो हमने आपको बताया था दोस्त, एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं कि नोट्स किस प्रकार बनाना है, आप उसी प्रकार हमेशा बनाइएगा। एक बार फिर से हम आपको बता कर दिखा देते हैं कैसे बनाना है। देखिए दोस्त, कैसे नोट्स बनाना है एक बार आपको हम फिर से दिखा दे रहे हैं दोस्त। और हमेशा साइंस में इसी तरह आप बनाइएगा दोस्त। देखिएगा क्या करना है, ये आपका जैसे नोट्स बुक हो जाएगा, ये आपका कुछ इस प्रकार नोट्स बुक रहता है, और इसमें आपको पहले से ये लाइनिंग दी होती है। और आपको क्या करना है दोस्त, एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेना है, एक अपने से इधर लाइन स्केल से लेकर थोड़ा एक स्केल के बराबर डिस्टेंस का आपको ड्रॉ कर लेना। नोट्स बनाने का तरीका बता रहे हैं दोस्त। हमेशा साइंस में या ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में ये सब सब्जेक्ट में जिसमें आपको बखूबी अच्छे से लिखना होता है, फेयर बनाना होता है, तो आप इसी प्रकार यूज कीजिएगा नोट्स बनाने का। तो ये आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने में आसानी होगा। अब क्या करना है दोस्त, अभी जैसे हम आपको पिछले सेशन में पढ़ा चुके हैं, अभी आप उसको नोट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर बखूबी अच्छे तरीके से लिखेंगे। क्या, आप चैप्टर का नाम लिखेंगे पहले। साइंस में आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्त, यहाँ पर लिखिए। जैसे हमारे आसपास पदार्थ पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें लिखेंगे हमारे आस पास पदार्थ। ये आपका चैप्टर का नाम हो गया दोस्त। अब इसमें हम जो आपको पॉइंट बोलेंगे आप देखेंगे, बराबर वीडियो को पॉज कर जहाँ लगेगा कि आगे बढ़ जा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसे कोई भी पॉइंट लिखना है दोस्त, हम कहें स्टार मार्क देना है, स्टार मार्क लेकर लिखना है तो आप ऐसे लिखिएगा। या फिर कोई पॉइंट में 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे लिखना है तो आप यहाँ पर ऐसे कर आप बखूबी अच्छे तरीके से लिखिएगा। और इधर क्या, अभी इधर इस साइड में आपको अभी कुछ नहीं लिखना है। इस साइड में कब लिखना है, जब आप क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं दोस्त जो आपको बुक में हर एक चीज़, या फिर हम कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो हर एक चीज़ आपको नहीं बता पाता है। उसमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें लगता है कि हाँ छूट गया है, तो वो चीज़ कैसे मिलती है, वो चीज़ आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, उससे संबंधित चैप्टर से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं और लग रहा है कि हाँ नहीं इसको हमको लिखना चाहिए, तो आप सोचिए कि इसमें आप बराबर अच्छे तरीके से लिख चुके हैं।
आप लिख चुके हैं। अब इसी में आप पुनः इसमें एंट्री कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा देखने में, और एक में मिल जाएगा, अच्छी तरीके से पढ़ने में भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ छूट गया है, जो बिंदु पॉइंट छूट गया है, अगर उस चैप्टर से संबंधित है, जिस चैप्टर से संबंधित है, जिससे हमारे आसपास पड़ोस से अगर हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं या तथ्य वाले जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर कहीं पॉइंट छूट गया तो आप इसमें लिखने का कोशिश कीजिएगा, छोटे छोटे शब्दों में इसमें लिखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका एक नोट्स, एक कंप्लीट नोट्स बन जाए। हमेशा आप इसी प्रकार नोट्स बनाइएगा। अब आइए चलते हैं अपने स्लाइड में जल्दी से। देखिए, अब हमको यहाँ पर क्या करना है दोस्त, पहले आपको हेडिंग देना है, चैप्टर का नाम लिखना है, और उसमें आपका पहला नोट्स है दोस्त, हमारे आसपास के पदार्थ नोट ऐसे बराबर लिख कर रखिएगा दोस्त, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझने में आसानी होगा। नोट्स वन करके लिखिएगा। आइए जल्दी जल्दी समझते हैं और पढ़ते हैं। और ये बिल्कुल इस समय नहीं समझाएंगे दोस्त, क्योंकि ये पिछले सेशन में हम आपको बखूबी अच्छे से समझा चुके हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बना है उसे वैज्ञानिक क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान एवं आयतन होता है वे पदार्थ कहलाती हैं। प्राचीन भारत में दोस्त, प्राचीन भारत में क्या कहा गया था हमारे दार्शनिकों के द्वारा, कि पदार्थ को पंच तत्व के द्वारा निर्मित होते हैं। और वो पंच तत्व तो क्या होते हैं, हमने आपको बताया था। ये सभी बिंदु हम समझा चुके हैं दोस्त अपने पिछले सेशन में, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। और इसे आप नोट्स पॉज कर वीडियो को रोक कर आप इससे नोट्स बना लीजिएगा। जिससे बताए हैं नोट्स बनाने के लिए उसी तरह बनाइएगा। जैसे पंचतंत्र में वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अब देखिए इस हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है एनसीईआरटी में आपका है दोस्त, कणों का भौतिक स्वरूप। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, इसका बराबर क्रियाकलाप भी समझा था दोस्त। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये हमारा नोट्स तैयार हो गया। अब इसके आगे हम क्या पढ़े थे, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक मतलब कि उसकी पदार्थ के जो उनकी विशेषता क्या है, कणों की, उनकी जो पदार्थ का जो कण है उनकी अभिलाक्षणिक गुण क्या है, यानी विशेषता क्या है। तो हमने क्या क्या पढ़ा था दोस्त, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं, हमने समझा था कैसे होते हैं। दूसरा में आप पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी देखे थे कैसे, हमने बराबर क्रियाकलाप कर हमने आपको वीडियो में दिखाया था दोस्त। और तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था दोस्त, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कैसे करते हैं हमने सब बता कर रखा है दोस्त। ये आप नोट्स बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्त, जल्दी से जल्दी आप ये नोट्स बना रहे हैं। जो पीछे वीडियो पढ़ चुके हैं उसका आप नोट्स बना रहे हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा और तापमान बढ़ाने से कणों में गति क्या होती है, तेज हो जाती है। हमने पिछले सेशन में इसको भी समझा कर रखा है। पांचवा पॉइंट ध्यान से देखिएगा दोस्त, पांचवा पॉइंट में क्या है, आप बराबर इसे ऐसे बिंदुवार कर लिखेंगे। जिस प्रकार हमने आपको नोट्स बनाना सिखाया दोस्त, उसी प्रकार आप बनाएंगे, आपको बेहतर आसानी से वो नोट्स बनते जाएंगे। देखिए, जब दो विभिन्न पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, उसे हम विसरण कहते हैं। अब आ जाएगा आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन बुक में आ जाएगा एग्जाम में दोस्त कि विसरण किसे कहते हैं। तो आप लिखेगा, जब दो पदार्थ के कण अपने आप एक दूसरे के साथ अंतर मिश्रित हो जाते हैं, उसे हम विसरण कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं दोस्त, पानी में अगर कभी आप नमक डाल कर देखिए, आपको नहीं पता चलेगा उसमें क्या नमक मिल जाएगा पानी में, या फिर पानी में आप डिटॉल डालकर देखिए, आप पता चल जाएगा, उसका सिर्फ सुगंध जो आएगा वो आएगा दोस्त, आपको पानी और डिटॉल का आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, अंतर मिश्रित हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं दोस्त, अंतर मिश्रित हो जा रहे हैं। और ये यहाँ पर हमारा दोस्त, हमारा जो पिछले क्लास का जितना भी हमने आपको समझाया था, ये उसका नोट्स रहा। आप अपने बखूबी अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। आइए चलते हैं, और यहाँ से हमारा नया टॉपिक, आज का टॉपिक है दोस्त, पदार्थ की अवस्थाएं। ये टॉपिक का एनसीईआरटी में क्या नाम है दोस्त, 1.3 के नाम से पदार्थ की अवस्थाएं हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे अपना, यहाँ से हमारा नया क्लास, यहाँ से थ्योरी चालू होता है। अब आइए चलते हैं। वो पीछे क्या था, वो नोट्स था, पिछले वीडियो का क्या था, नोट्स था, उसे आप लिखते जाइएगा। अब आइए पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए दोस्त, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में क्या बोला गया है हमारे किताब में, कि जो पदार्थ के कण की जो विशेषताएं हैं, जो हमने क्या पढ़ा था, रिक्त स्थान होते हैं उनके अंदर, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और उनके अंदर गतिज होता है। हमने ये 3 विशेषताएं पढ़ा था क्या, पदार्थ के कणों के बारे में। तो उन्हीं पदार्थ के कणों की विशेषता के आधार पर ये पदार्थ की अवस्थाएं बनती हैं। किसके आधार पर, पदार्थ के कणों की विशेषताओं के आधार पर। तो आइए देखते हैं हमारा क्या कह रहा है दोस्त, कि पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर। हमने 3 विशेषताएं पढ़े थे, आप बखूबी अच्छे तरीके से समझे हैं। आइए देखिए, पहला विशेषता क्या है दोस्त, हमारा 1.3, यहाँ पर हमारा क्या 1.3.1 यानी डॉट में 1.3.1 में हम ठोस अवस्था पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त,
ठोस अवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? ठोस अवस्था। आइए समझते हैं कि ये पदार्थ की ठोस अवस्था हम किसे समझेंगे, किसे कहेंगे। तो आइए देखिए, आपके लिए डायग्राम के रूप में लेकर आए हैं दोस्त, ताकि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप अपने रखेंगे तो आपको इजीली क्या होगा, रिवीजन करने में आसानी होगा। बाकी हम आपको नोट्स लिखाएंगे भी, आपको नोट्स, जैसे पिछले वीडियो का नोट्स आपको दिखाएं उसी तरह इसका भी आपको नोट्स लिखाएंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। हमारा क्या कह रहा है कि ठोस अवस्थाएं वो होती हैं, क्या होती हैं कि अगर आप उसको, जैसे आप कोई भी एक कोई पत्थर ले लीजिए या फिर कोई भी पिन ले लीजिए, कोई बड़ा सा पिन जो आकार में थोड़ा बड़ा देखने में लगे, और आप कोई ऐसा वर्गाकार कोई भी चीज़ ठोस चीज़, जैसे चम्मच ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए, ये सब चीज़ें ले लिए। अब क्या करना है दोस्त कि इसके एक क्या कीजिए, एक पेंसिल से इसके चारों तरफ पेंसिल खींचिए। आप देखिएगा कि इसका एक निश्चित आकार बन जा रहा है। अब जैसे आप कोई चम्मच उठा लिए, चम्मच उठाकर उसके चारों तरफ पेंसिल घुमाइएगा तो आप देखिएगा तो आपके किताब पर उसका एक निश्चित आकार बन जा रहा है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ें जो ठोस हैं उनका क्या होगा, निश्चित आकार होगा। क्या होगा, उनका निश्चित आकार होगा, और उसका सीमा निर्धारण भी हो जा रहा है। जब हम स्पून लेकर, चम्मच लेकर उसका आकार बना रहे हैं दोस्त, या फिर कोई आप गोला जो सर्कल रूप में हो उसको लेकर उसके चारों तरफ आप बनाइए, तो उसका एक स्पष्ट सीमा नज़र आ रहा है आपको कि हाँ स्पून है। आप चम्मच का जब बना रहे हैं तो हाँ पता चल जा रहा है कि हाँ इसके आकार का क्या है, ये स्पून है। तो यानी कि जो कोई भी ठोस पदार्थ रहेगा उसकी निश्चित आकार होगी, उसका स्पष्ट सीमा होगा, यानी कि उसका सीमा भी पता चलेगा। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर उसका जो आयतन है दोस्त, उसका जो आयतन है वो भी स्थिर रहेगा। आयतन स्थिर रहने का मतलब कि अगर आप कोई भी चम्मच ले रहे हैं, एक चम्मच समझ लीजिए, एक लिए हैं ठोस जो चम्मच है, अब ये नहीं है कि उसको दबाइएगा तो वो दबकर कम हो जाएगा, वो मुड़ेगा, वो अलग कंसेप्ट है। लेकिन जब आयतन की बात कीजिएगा दोस्त, जैसे कोई क्यूब ले लीजिएगा, कोई आयरन है उसका क्यूब ले लीजिएगा, तो वो फिक्स है, उतने ही में है, वो अब अपने बदल नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि जो ठोस है दोस्त, तो उसका क्या आयतन भी क्या है, स्थिर है। क्या है, आयतन उसका भी स्थिर है। अब उसी को आप देखिएगा, चम्मच को दबाइए या फिर कोई भी ठोस पदार्थ ऐसा है जैसे पत्थर हो गया, आप पत्थर को दबाइएगा देखिएगा तो वो नहीं दबेंगे। आप कोई भी नॉर्मल जो लग रहा है कि आप दबाए रहे हैं, जैसे दीवार है, दीवार को दबाइएगा तो नहीं दब रहा है, तो यानी कि यह ठोस है, यानी कि उनके अंदर संपीड़ता, यानी कि उनके जो दबाने की कैपेसिटी है उसके अंदर नहीं पाया जाता है। यानी क्या उनका होगा, निश्चित आकार होगा, एक स्पष्ट सीमा होगा उनका आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। उनका जो संपीड़ता होगा, यानी कि जो प्रेसबिलिटी है, उनको जो प्रेस करेंगे तो उनके अंदर नगण्य होगा, मतलब कि न के बराबर होगा, और वो दबेंगे ही नहीं। उनके नगण्य का मतलब है कि वो दबेंगे ही नहीं। और उसमें एक और बात, एक बहुत ही अच्छी बात यह है दोस्त कि बल लगाने पर टूट सकते हैं, आकार परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर आप कोई भी ठोस पदार्थ ले रहे हैं, पत्थर जैसे ले लिए, कोई चौक ले लिए, आप उसको हैम्बर कीजिएगा तो वो उनका ऐसा नहीं है कि वो पत्थर जो है वो किसी और आकार में आ जाएगा, वो टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े में हो जाएंगे। जो पेंसिल है, पेंसिल को हैम्बर कीजिएगा तो वो भी टूट जाएगा, लेकिन उनके आकार में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पर कहेंगे कि नहीं सर, ऐसा भी तो है कि लोहा है वो भी ठोस है, उससे हम प्रेस मतलब दबाव डालते हैं, मारते हैं, हैम्बर करते हैं तो उसका तो आकार बढ़ते जाता है। तो वो दोस्त, वो भी एक प्रॉपर्टी है ठोस की, वो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो वो जो डक्टिलिटी उसको बोलते हैं दोस्त, वो भी एक ठोस की प्रकृति है। लेकिन वो यहाँ से उसका कोई संबंध नहीं है। मतलब कि कोई भी अगर ठोस है, अगर आप उसको हैम्बर करेंगे तो वो आकार में परिवर्तन नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी जो लोहे में होती है, स्टील में होती है, या फिर कोई अदर मेटल में होता है दोस्त, सोना हो गया उसके अंदर होता है, वो अपना चैन बनाया जाता है, पूरे लंबे देखते हैं तो वो प्रेशर करने पर वो फैलते जाते हैं, तो वो एक अलग प्रॉपर्टी है। वो भी ठोस की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पर जो हम अभी पढ़ रहे हैं दोस्त, वो ये है कि अगर आप कोई भी ठोस पदार्थ है उस पर आप प्रेस कीजिएगा तो उनका आकार परिवर्तन नहीं होगा, वो टूट सकते हैं। जैसे पत्थर हो गया, कोई भी पत्थर हो गया, चौक हो गया, या पेंसिल आप देख सकते हैं, बड़ा जो पेंसिल आपका आता है उसको देखेंगे तो टूट जाता है, लेकिन उसका आकार परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि वैसी चीज़ें जिनका आकार स्पष्ट हो, सीमा भी स्पष्ट हो, आयतन भी स्थिर हो, संपीड़ता नगण्य हो, संपीड़ता मतलब दबा सकते, प्रेस कर सकते हैं, और बल लगाने पर वो टूट जाए परंतु आकार में परिवर्तन न हो। अब आइए दोस्त, एक कुछ गौर करने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। क्या कि आप देखेंगे कि रबर बैंड होता है दोस्त, रबर बैंड होता है, वो भी आपको लगेगा ठोस ही है। तो
पर आप कहेंगे कि सर उसको तो रबड़ बैंड को, जैसे ये है आपके देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये आपके सामने है दोस्त, देखिएगा ये जैसे रबड़ बैंड है। आप ये कहेंगे परंतु आपने बोला था सर कि ये आकार परिवर्तन नहीं होगा बल्कि टूट जाएगा, तो परंतु इसे तो हम कर रहे हैं, तो ये तो आकार परिवर्तन अपना कर ले रहा है, लेकिन दोस्त आप इसे जब छोड़िएगा तो ये पुनः अपने आकार में आ जाएगा। यानी कि इसके जो पार्टिकल हैं, ये जब आप प्रेस यानी बल लगा रहे हैं दोस्त, तब ये जाकर इसका ऐसे आकार आपको दिख रहा है, परंतु इसे आप जब छोड़ दीजिएगा तो ये अपने पुनः आकार में आ जा रहा है। यानी कि जो रबड़ बैंड है वो भी ठोस का एग्जाम्पल है। अगर यह वास्तव में अगर पूरी तरह हमेशा के लिए ऐसे बना जाता दोस्त, तब इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते थे, लेकिन यह रबड़ बैंड क्या है, एक तरह का ठोस है। क्या है दोस्त, आपके ठोस के एग्जाम्पल में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल जो पुनः बल हटाने के पश्चात, इसके जो कण हैं दोस्त, इसके जो कण हैं पुनः बल हटाने के बाद यह पुनः अपनी अवस्था में आ जा रहे हैं, इसलिए आप इसे ठोस के रूप में ले सकते हैं। अब वहीं पर जैसे आप कहेंगे कि सर जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, आप कह रहे थे कि इनका आकार निश्चित होता है। अभी आपने बोला कि ये ठोस की जो होते हैं आकार निश्चित होता है, इनका सीमा निश्चित होता है, लेकिन यही है जो हम चीनी और नमक हम किसी छोटे डिब्बे में डालते हैं तो उस छोटे डिब्बे का आकार ले लेते हैं, किसी बड़े डिब्बे में डालते हैं तो उस बड़े डिब्बे का आकार ले लेते हैं। आप देखे होंगे अपने घर में दोस्त ऐसे आप कभी, या फिर कोई थाली है उस थाली में चीनी या नमक पलट रहे हैं तो वो उसका आकार ले ले रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर जो चीनी के कण है दोस्त, जो क्रिस्टल हैं, चीनी के क्रिस्टल हो, क्रिस्टल मतलब जो छोटा छोटा उनका पार्टिकल देखिएगा दोस्त, जो चीनी को या फिर नमक को, उनके अंदर आकार में परिवर्तन नहीं आ रहा है। उनके जो बहुत सारे कण हैं, जिनके साथ मिलकर वो पूरा आपको पाव भर या 1 किलो चीनी नज़र आ रहा है दोस्त, वो कण जो है वो किसी बर्तन में डालने के बाद वैसे आकार ले रहे हैं, लेकिन उनके जो कण हैं, जो चीनी का जो छोटा कण है वो आकार परिवर्तन नहीं कर रहा है, जो नमक है उसका जो कण है वो आकार परिवर्तन नहीं कर रहा है। जैसे आप रबड़ बैंड में देखें कि उसका जो पार्टिकल है, जो कण है, वो आकार नहीं परिवर्तन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके हटा देने के बाद पुनः वो अपने स्थिति में आ जा रहा है। तो इसलिए हम चीनी और नमक को यह नहीं कहेंगे कि वो ठोस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनके जो समूह में क्रिस्टल होते हैं वो एक दूसरे पर एडजस्ट होकर वो किसी बर्तन का रूप ले लेते हैं, न कि क्रिस्टल का आकार चेंज होता है। ध्यान दीजिएगा, नमक और चीनी का जो क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उनका आकार चेंज नहीं होता है। उनके समूहों का आकार जब किसी बर्तन में डालते हैं, किसी छोटे डिब्बे में डालेंगे तो उसका आकार ले लेंगे, किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो उसका आकार ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर अभी क्या समझाया कि रबड़ बैंड, चीनी, नमक, ये सभी ठोस के ही उदाहरण है। उसी तरह आप स्पंज देखेंगे, देखो स्पंज भी क्या आता है, ये भी ठोस में आता है, लेकिन आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपने बताया यहाँ पर कि नगण्य संपीड़ता होती है, यानी कि उसको आप कंप्रेस करेंगे यानी उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं। लेकिन जो स्पंज होता है, जो हमने देखा है, आप स्पंज देखे होंगे दोस्तों, जो हमारे किसी बस ट्रेवल कर रहे हैं तो उसमें हम जो जिन सीट पर बैठते हैं, आप देखिएगा तो इतना बड़े रहेंगे, अब बैठिएगा तो दब जाएंगे, तो उस स्पंज की बात किया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि सर हम उस पर बैठते हैं या फिर दबाते हैं तो वो तो बराबर अपना कम हो जाता है, लेकिन आप वहीं पर देखेंगे दोस्त कि वो आप जैसे ही हटेंगे वो अपने अवस्था में आ जाएगा। यानी कि जो उनके कण हैं दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, जो स्पंज हैं उनके जो छोटे छोटे कण हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप रहता है, और उन गैप में एयर यानी हवा भरे रहते हैं। और जब वही आप बैठते हैं तो जो गैप में एयर होते हैं वो एयर निकल जाता है, यानी हवा निकल जाता है। यानी कि जो पार्टिकल है दोस्त वो अपना जगह स्थान आकार चेंज नहीं कर रहा है, जो स्पंज है वो अपना जगह स्थान चेंज नहीं कर रहा है, बल्कि उनके बीच में, कणों के बीच में जो रिक्त स्थान थे दोस्त, उनमें जो हवा भरा था वो हवा निकल जा रहा है और दब जा रहा है, और पुनः क्या हो रहा है, जब आप हटेंगे तो वह पुनः अपने आकार में आ जा रहा है। तो आप यहाँ पर क्या समझे कि हमने अभी बताया कि ठोस निश्चित आकार हो, स्पष्ट सीमा हो, बल लगाने पर टूट जाए लेकिन आकार का परिवर्तन न हो, निश्चित आयतन हो, नगण्य संपीड़ता हो। लेकिन हमने अभी गौर करने जो ऐसी कुछ एग्जाम्पल देखे दोस्त जो लगता है कि नहीं ठोस नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, ठोस है। जैसे रबड़ बैंड, चीनी, नमक, आपका स्पंज, ये एनसीईआरटी में आपको ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं दोस्त। जो भी हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे दोस्त, जो भी फैक्ट बताएंगे, जो भी तथ्य बताएंगे, वो सभी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड पर आधारित होगा। उससे ना एक कम होगा ना उससे एक ज़्यादा होगा। आपको एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, हर एक एग्जाम आप टैकल कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने
नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 1.3.1 ठोस अवस्था पढ़ लिए। अब आइए पदार्थ के कणों को विशेषता में ध्यान में रखते हुए हम 1.3.2 द्रव अवस्था पढ़ते हैं। जो हम ये लिखे हैं दोस्त, ये आप बराबर लिखते चलिएगा। हम कब लिखाएंगे अभी समझने का कार्य कीजिए, अभी सिर्फ समझिए। जब लिखाना होगा सॉरी जब लिखाना होगा हम आपको बोलेंगे कि कब लिखना है। अभी सिर्फ और आप ध्यान से सुनिए। सिर्फ मैं क्या एक एक शब्द बता रहा हूँ, उनके बारे में क्या कह रहा हूँ, वो चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। जब लिखाना होगा तो हम आपको बोलेंगे कि आप लिखना आप चालू कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अब आपके एनसीईआरटी में अब देखिएगा 1.3.2 में द्रव अवस्था पढ़ने को। अब देखिए द्रव अवस्था में क्या होता है दो। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो पदार्थ द्रव अवस्था में रहते हैं उनके कण जो रहेंगे ना दोस्त, ठोस के अपेक्षा जो ठोस पदार्थ है उसके अपेक्षा में थोड़ा दूर दूर रहते हैं। यानी कि अगर दूर दूर रहेंगे दोस्त तो उनका एक उनका एक सेकंड दो। आइए दोस्त समझते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि ठोस अवस्था में एक निश्चित आकार होगा, एक निश्चित आकार होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अनिश्चित आकार होता है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बताया था, चीनी का जो एक एक क्रिस्टल है या नमक का क्रिस्टल है दोस्त, उनका आकार नहीं बदलता है, उनका आकार नहीं बदलता है, बल्कि वो एक समूह में मिलकर किसी डिब्बे में जाते हैं तब उनका एक समूह का आकार चेंज होता है, ना कि उस क्रिस्टल उस पार्टिकल का आकार। वहीं पर यहाँ पर अगर द्रव का बात करेंगे दोस्त, कि आप एक ही द्रव 100 ml का अगर कोई वाटर ले रहे हैं दोस्त, 100 ml का कोई वाटर ले रहे हैं, तो अगर उसको एक ग्लास में डाल रहे हैं तो उस ग्लास का उससे उसका एक एक कण जो हो गया दोस्त, जो उसमें एक एक कण है वो उस ग्लास की अपेक्षा अपनी आकृति को चेंज कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, 100 ml का अगर आप कहीं ले रहे हैं वाटर, तो अगर आप ग्लास में डालिएगा तो उस ग्लास का रूप धारण कर लेंगे। अगर आप इसी तरह गिरा दीजिएगा, आप इसको इसी तरह गिरा दीजिएगा दोस्त, तो वो बहते चले जाएंगे। उनके अंदर जितनी क्षमताएं रहेंगी दोस्त, वहां तक वो बहते चले जाएंगे। अगर उनके अंदर क्षमता है कि आप यहाँ पर गिराएं और 10 किलोमीटर दूर तक जाए, तो अगर उनकी क्षमता है तो वो 10 किलोमीटर दूर तक चले जाएंगे। यानी कि अगर द्रव अवस्था की हम बात करेंगे दोस्त, तो वो उनका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, परंतु देखिए आयतन उनका निश्चित होता है दोस्त। यानी कि आयतन स्थिर होता है। यानी कि 60 ml का, अगर 60 ml का दोस्त अगर आप वाटर लिए हैं तो किसी 500 लीटर के टंकी में डालिएगा तो वो 60 ml ही रहेगा, बल्कि उसके आकार का उसके ग्राउंड में तल में उसका आकार ले ले, लेकिन उसका जो 60 ml है दोस्त वो 60 ml ही रहेगा। आप एक 50 ml का वाटर लीजिएगा, अगर आप आधा लीटर का जो पूरा नपनी रहता है उसमें डालिएगा तो उसमें डालने से उसका आयतन नहीं बढ़ेगा, उसका आयतन नहीं बढ़ेगा, आकार चेंज हो जाएगा लेकिन आयतन नहीं बढ़ेगा। वो 60 ml है तो 60 ml ही रहेगा। यानी कि उसका क्या होगा, आयतन क्या होगा दोस्त, आयतन उसका निश्चित होगा। आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे ही पानी गिरा कर देखिए, वो बहते हुए मतलब अपना एक अलग ही आकार ले लेगा। अगर उसी पानी को आप एक ग्लास में डालिएगा दोस्त तो वो ग्लास का आकार ले लेगा, लोटे में डालिए लोटे का आकार ले लेगा। यानी कि उनके अंदर आकार निश्चित नहीं होता है, वो दृढ़ नहीं होते। दृढ़ नहीं होने का मतलब कि हम ऐसे दृढ़ हैं, हम अब इसी रूप में रहेंगे, ये दृढ़ हो गया, अब बदल रहे हैं। आकार उनका मतलब क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो दृढ़ नहीं है मतलब आकार बदल रहा है। अब उनके अंदर बहाव की प्रॉपर्टी होती है, यानी उनके अंदर बहाव का गुण होता है। अगर बहाव का गुण नहीं होता तो जाहिर सी बात है आप जल को गिराते तो बहता ही नहीं दोस्त। वो जहाँ है जितने में गिरा है उतने ही में रह जाता, वो उससे अधिक आगे बढ़ता ही नहीं। और उनके अंदर एक तरल का गुण आ जाता है। तरल मतलब कि वो बहने की प्रॉपर्टी हो, उनके अंदर बहने की क्या हो, प्रॉपर्टी हो। अब जैसे आप चीनी को गिराइएगा तो वो बहेगा नहीं, वो कहाँ से बहेगा। लेकिन द्रव के अंदर प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि आप कोई भी द्रव है उसको गिराइएगा या फिर कहीं रखिएगा अगर, तो वो तरल की तरह बहाव करेगा। क्या कहेगा, बहाव करेगा। अब आइए दोस्त, इसमें कुछ गौर करने वाली क्या बातें हैं समझते हैं। देखिएगा दोस्त, अब देखिए इसमें विसरण हमने आपको बताया था। विसरण आपको क्या बताया था कि कोई भी दो तरह के पदार्थ हैं अलग अलग, अगर उनके कण एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित कर लें, अपने आप अंतः मिश्रित कर लें, तो उसे हम विसरण कहते हैं। यानी कि जैसे पानी में नमक डाल दिए,
नमक का अलग कण, पानी का अलग कण, दोनों मिलकर एक दूसरे को एक रूप दे दिए, दोनों एक दूसरे से मिल गए, तो वो क्या हो गया, विसरण हो गया। क्या हो गया, विसरण हो गया। अब देखिए ठोस हो, द्रव हो या गैस हो दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, ये तीनों पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं दोस्त, इन तीनों में क्रियाएं विसरण की होती हैं। विसरण की क्रियाओं का मतलब कि मतलब अगर ठोस है तो उसमें गैस मिश्रित हो जाता है, यानी कि समाहित हो जाता है। कैसे, एग्जाम्पल में सुनिएगा दोस्त। स्पंज हुआ, स्पंज हमने देखा, स्पंज में किस प्रकार एयर बैठा था, उसके अंदर क्या हो गया था, जो हवा था उसके अंदर क्या हो गया था, विसरण हो गया था। क्या हो गया था, विसरण हो गया था, यानी कि ठोस का पार्टिकल और एयर का जो गैस का पार्टिकल था उसके साथ विसरण होकर स्पंज का निर्माण हुआ है। और उसका पता कैसे चलेगा, अब उस पर बैठिएगा तो देखिएगा दब जाएगा और हवा निकलता, ध्यान से अब आभास कीजिएगा, उसमें से हवा भी निकलता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही आप हटिएगा तो पुनः एयर क्या हो जाएगा, उनके उसके अंदर मिश्रित हो जाएगा, यानी कि यह ठोस के अंदर भी होता है। अब जैसे डिटॉल लिक्विड है, द्रव है, और पानी भी एक लिक्विड है, इन दोनों को आपस में मिलाइएगा तो ये भी एक दोनों में मिल जाएंगे, यानी इनका भी क्या हो गया, विसरण हो गया। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि आप अब ध्यान से देखिएगा दोस्त। अब जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, वायुमंडल में हमारे O2 मिलता है, हम सांस लेते हैं, परंतु जो मछलियां हैं दोस्त वो कैसे सांस लेती हैं, जो मछलियां तालाब में रहती हैं वो कैसे सांस लेती हैं, वो क्या करती हैं कि जो वाटर में जो पानी है दोस्त उसमें जो हवा विसरण होता है, हवा का विसरण हुआ रहता है, यानी कि हवा एक अलग पदार्थ है और वाटर एक अलग पदार्थ है। इन दोनों के पार्टिकल जो कण हैं एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इस कदर मिल जाते हैं दोस्त को वहां पर जो वाटर तालाब में होता है दोस्त, उसमें उस वाटर में वायु का मिश्रण होता है, यानी कि विसरण हो गया होता है पानी और हवा का, जिससे जो विसरण में हवा मिला रहता है उस हवा ऑक्सीजन को, जो विसरण हुआ रहता है ऑक्सीजन को अपने थ्रू गिल्स के थ्रू मछलियां लेकर सांस लेती हैं। समझ में आया दोस्त, मछली कैसे सांस लेती हैं, क्योंकि उनका जो तालाब है, तालाब में जो पानी है दोस्त उसमें हवा का क्या हुआ, विसरण हुआ है। क्या हुआ, विसरण हुआ, यानी मिश्रित हुए, वो अपने आप मिश्रण हो गया उनका, इस वजह से वहां से मछलियां सांस ले पाती हैं। ये हमने देखा द्रव में गैस का, ठोस में गैस का विसरण देखा। हम ये सभी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं दोस्त ताकि आपको ये समझा सकें कि विसरण की जो क्रिया है तीनों अवस्थाओं में होती हैं। कौन सी, तीनों अवस्थाओं में होती हैं। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको बखूबी अच्छे तरीके से समझा कि किस प्रकार विसरण की क्रिया पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में होती है। ठोस में देखा स्पंज का एग्जाम्पल, आप वाटर में देखेंगे तो आप तालाब का वाटर जो होता है या मछली जो सांस लेती हैं उनके थ्रू आप समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्त, अब एक और पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ये कहना क्या चाह रहा है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। जो ठोस पदार्थ है दोस्त और जो लिक्विड यानी द्रव पदार्थ है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए कि किसमें गैस का विसरण ज़्यादा और अच्छे तरीके से होगा और बखूब अच्छे तरीके से लेवल में होगा, इनकी ज़्यादा मात्रा गैस का किसमें ज़्यादा आएगा, तो द्रव में आता है। ध्यान दीजिएगा, द्रव में, यानी कि द्रव मतलब सिर्फ वाटर का बात नहीं हो रहा है, सो द्रव्य अवस्था यानी कि जो लिक्विड के फॉर्म में हो, जैसे पानी हो जाएगा, कोई अदर लिक्विड पदार्थ हो जाएगा आपका, जैसे कोई एल्कोहल हो जाएगा या फिर कोई और भी जो लिक्विड होते हैं वो हो जाएंगे, उनमें गैस का विसरण अच्छी तरीके से होता है अगर कंपैरिजन करेंगे ठोस पदार्थ में। जैसे स्पंज हुआ, अगर आप पूछेंगे कि स्पंज में अच्छा से हुआ है द्रव का विसरण कि लिक्विड में, कोई भी लिक्विड है जैसे तालाब का पानी है उसमें हुआ है, तो अब किस में बोलेंगे, लिक्विड वाला, यानी द्रव अवस्था में गैस का क्या होगा, विसरण ज़्यादा होगा। विसरण किसे कहते हैं हम, समझ में आया दोस्त, और विसरण कैसे हुआ ये भी समझ में आया। अब देखिए, आइए चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट में दोस्त। सॉरी, देखिए दोस्त, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट हम लिखे हैं दोस्त, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में आपको इसी पॉइंट से मिलेगा। आप कहीं भी इसको लिखे रहेंगे, स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। ये चैप्टर का नाम है, क्या है, पहला चैप्टर का नाम है। थर्ड क्या है, चैप्टर का तीसरा पॉइंट है, और तीसरा के तीसरा पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, गैस अवस्था। क्या पढ़ रहे हैं, गैस अवस्था। आइए देखिए दोस्त, इसमें हम क्या समझते हैं।
हमने देखा ठोस में आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होते हैं। द्रव में देखा कि आकार निश्चित नहीं होते हैं लेकिन आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर मामला कुछ और ही है दोस्त। यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ पर मामला है कि ना आकार निश्चित रहेगा ना ही आयतन निश्चित रहेगा, मतलब हम बिल्कुल फ्री रहेंगे। बिल्कुल गैस क्या है दोस्त, हम बिल्कुल फ्री रहेंगे, ना हमारा कोई आकार है ना हमारा कोई आयतन है। अगर इनका आयतन और आकार निश्चित होता दोस्त तो आपको दूर कहीं भी अगर बत्ती जल रहा हो या कोई गर्मा गर्म खाना जलेबियां निकल रहा हो तो आपको गमक ही नहीं आता। कहाँ से गमक आएगा? अगर इनका गैस जो है, इनकी जो गैस अवस्था में है जो दोस्त पार्टिकल कण है, अगर इनका आकार ही निश्चित हो जाता, अगर आयतन ही निश्चित होता, तो पता चला कि जब जलेबी निकल रही है उनका उसी में आयतन है तो उसी में रहेंगे। उनका जो कण है गैस का उसी में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनका आयतन तो निश्चित हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्त, क्या कहता है गैस? कहता है कि हम आकार में अनिश्चित हैं और आयतन भी हमारा अनिश्चित है। अब देखिए दोस्त, एक क्रियाकलाप करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये एनसीईआरटी का क्रियाकलाप है दोस्त। इसमें क्या किया जा रहा है और इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सिरिंज अगर आप करना चाहते हैं घर पर तो कर सकते हैं बिल्कुल। एक सिरिंज होता है जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं दोस्त। वो सिरिंज को क्या कीजिएगा कि उस सिरिंज को जो प्रेस करने वाला उसको निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद ऐसे 3 सिरिंज लेना है। क्या, कितने सिरिंज? 3 सिरिंज। जब निकाल देंगे तो उसमें जो जगह दिखाई देगा दोस्त, उसमें एक में क्या कीजिएगा, मिट्टी डालिएगा या फिर कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ जो उसमें डल सके। बालू डाल सकते हैं, मिट्टी डाल सकते हैं। दूसरे में क्या कीजिएगा, कोई लिक्विड यानी अपना पानी डाल दीजिएगा उसमें। और नीचे वाला जो छेद रहता है दोस्त, इसका देखिएगा कि जो नीचे सिरिंज रहता है उसको किसी चीज़ से बंद कर दीजिएगा ताकि वह बहे यानी बाहर ना जाए। यानी कि जो सिरिंज होता है इस प्रकार रहता है दोस्त, ये आपका ऊपर पार्ट निकाल दिए और ये नीचे से उसका बंद कर दिए। जो इसमें से निकलने वाला पार्ट रहता है इसको किसी तरह से बंद कर दिए। इसमें अब क्या करना है, एक में वाटर लेना है, एक में सॉइल या बालू लेना है और एक में इसी तरह छोड़ देना है। इसी तरह छोड़ने का क्यों? क्योंकि उसमें गैस है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, गैस है। हमने क्या चीज़ लिया, ठोस लिया, द्रव लिया और गैस लिया। अब देखिएगा दोस्त, अब क्या कीजिएगा, वापस जो उसका सिरिंज का जो प्रेस करने वाला भाग निकाले थे अब उसमें डालिए और प्रेस कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, जो पीछे नीचे से बंद किए हो रहेंगे वो काफ़ी मजबूत से बंद किए रहिएगा ताकि वह प्रेशर से निकले ना। अब देखेंगे कि जो सॉइल है दोस्त उसमें प्रेस कर रहे हैं तो वो आसानी से प्रेस नहीं होगा नहीं, आपको काफ़ी उसमें बल लगाना पड़ेगा। अगर वहीं आप लिक्विड का करेंगे तो लिक्विड में देखिएगा कि जो ठोस है यानी जो बालू वाला पार्ट है या फिर मिट्टी वाला पार्ट है उसकी अपेक्षा जो द्रव वाला है वो थोड़ा आसानी से हल्का देखिएगा तो प्रेस होगा। और वहीं पर गैस का देखिएगा तो आसानी से एकदम प्रेस होते चला जाएगा। यानी कि हमने अभी क्या देखा, इस सिरिंज के थ्रू हमने क्या समझा, हम इस सिरिंज का जो क्रियाकलाप देखें दोस्त, जो हमने किया, इससे हमने ये समझा कि कोई भी ठोस पदार्थ है अगर उसको हम कंप्रेस करेंगे तो काफ़ी बल लगेगा कंप्रेस करने में, और हो सकता है कि उसकी नगनता शून्य हो, यानी कि नगनता जो हो वो लगभग शून्य के बराबर हो, यानी कि वो दबे ही नहीं। पहला कंडीशन हमको ये देखने को मिला। दूसरा कंडीशन देखेंगे दोस्त कि अगर जो वाटर वाला पार्ट है दोस्त तो उसमें थोड़ा दब रहा है, हल्का प्रेस हो रहा है, किसके अपेक्षा, ठोस के अपेक्षा है। तो आप ये क्या समझे कि जो लिक्विड है उसको प्रेस किया जा सकता है, यानी संपीड़ता उसका नगन नहीं होती है। अगर कहीं भी स्टेटमेंट आ जाए दोस्त लिखा हुआ कि द्रव का संपीड़ता नगन होता है तो सही है या गलत? वो गलत है। क्या है? गलत है। और वहीं पर गैस का देखिएगा तो संपीड़ता आसानी से वो जो सिरिंज का जो टॉप वाला पार्ट है उसको दबाइए आराम से हो जाएगा। यानी कि आप इसको आप चाहेंगे, इसको आप जरूरी नहीं है कि सिरिंज का ही आप एग्जांपल लें दोस्त। आप एक बैलून ले लीजिए, बैलून में आप क्या कीजिए कि आप उस प्रकार बालू भर दीजिए, अच्छे से उसको बांध दीजिए, बालू भर के पूरा भर दीजिए, उसको बांध दीजिए। अब दबाइए उसको, देखिए बालू वालों को दबाइए, उसके बाद एक दूसरा जो है उसमें पानी भर कर देखिए, और इसका और तीसरा जो है इसी तरह आप फुला दीजिए, क्योंकि एक में आपका गैस हो जाएगा, एक में आपका बालू हो जाएगा, दूसरे में वाटर हो जाएगा, और अपने से प्रेस कर देखिए कि किस में ज़्यादा आपको बल लग रहा है। आप देखेंगे जाहिर सी बात है, आप देखेंगे जो मिट्टी भरा हुआ है या फिर जो बालू भरा हुआ है उसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा आपको दबाने में बैलून को, और जो पानी भरा हुआ है उसमें थोड़ा कम आपको प्रेशर लगेगा, कम बल लगेगा। और वहीं पर गैस है, गैस को तो आप आसानी से दबा दीजिएगा। तो ये हम इससे ये समझें कि संपीड़ता हर अवस्था में बदलती जाती है। हर अवस्था में क्या होता है दोस्त? बदलते जाता है। आइए हम इस क्रियाकलाप के साथ क्या समझे, आप बखूबी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं
नेक्स्ट पॉइंट दोस्त क्या कह रहा है कि इनकी संपीड़ितता अधिक होती है। जाहिर सी बात है, हमने अभी तो 3 क्रियाकलाप किया और एक बैलून का किया, 6 क्रियाकलाप कर लिए दोस्त। उससे हमको क्या पता चला कि गैस की संपीड़ितता क्या होती है दोस्त, गैस की संपीड़ितता क्या होती है, अधिक होती है। संपीड़ितता का मतलब कि आप प्रेस कर सकते हैं आसानी से, उसको संपीड़ितता करते हैं। संपीड़ितता मतलब कि आप कंप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं, उसको दबा पा रहे हैं या नहीं, ये मतलब होता है दोस्त। यानी कि गैस को आप आसानी से, यानी कि संपीड़ितता इनका बहुत अधिक होता है। जैसे आप गैस को देखिएगा दोस्त ना, तो जो आपके घर में एलपीजी यूज होता है या फिर जो गाड़ियाँ सीएनजी यानी नेचुरल ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस हो गया या कंप्रेस नेचुरल गैस हो गया, जो गाड़ी चलती है सीएनजी पे दोस्त, वो क्या होती हैं, वो एक गैस होती हैं। उनको काफ़ी हाई प्रेशर से उनको प्रेशराइज कर एक छोटे से सिलेंडर में रखा गया होता है। हम आपको अभी अलग आगे चित्र दिखाएंगे दोस्त, किस तरह किसी भी वायु या गैस को किस तरह उसको प्रेस कर एक डिब्बे में, जैसे आपका एलपीजी जो आपका सिलेंडर जो आता है दोस्त, उसमें देखिएगा कि जैसे ही एक उसमें, आप घर पर ऐसा नहीं करेंगे दोस्त, ये आपको करना नहीं है, हम आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि आप देखिएगा उसमें जो सिलेंडर वाले आते हैं ना, तो वो चेक करते हैं दबा करके वो बराबर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो वो अंदर इतने हाई प्रेशर से दबाए गए होते हैं दोस्त वो गैस, कि आपको वो गैस एकदम इतने हाई प्रेशर से दबाए गए होते हैं कि जब वो क्लिक करता है ऊपर, उसका जो ऊपर का ओपन करता है, दबाता है, तो देखेंगे कि आप सर देना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है वो। तो यानी कि आप गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं आसानी से। हम क्या समझ रहे हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि हम गैस को किस तरह आसानी से प्रेस कर किसी डिब्बे में, यानी कि अगर आप ऐसा मान लीजिए कि आपको इतना गैस है, एज एज्यूम कर लीजिए इतना गैस है और आपको इतनी डिबिया में उसको बंद करना है, आप आसानी से बंद कर सकते हैं, आप आसानी से बंद कर सकते हैं। यही है संपीड़ितता, यही है दोस्त संपीड़ितता कि आप इतने ज़्यादा गैस को आप इतनी सी छोटी सी डिबिया में बंद कर दिए। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि इतना बड़ा कोई ठोस पदार्थ है, यानी मान लीजिए कि हम इतना बड़ा आपको आयरन दे दिए, लोहा दे दिए और कह दिए कि चलिए इसमें बंद करके दिखाइए, होगा? नहीं होगा दोस्त। क्यों? क्योंकि उसकी संपीड़ितता है ही नहीं उतनी, अब उसको उतना दबा ही नहीं पाइएगा कि इतने डिबिया में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको हम कह दें कि इतना वाटर दे दें, सपोज कीजिए कि इतना वाटर दे दें, अब हम कह दें कि नहीं इसको इतना वाटर है दोस्त, इसमें इतना में आपको कीजिए किसी तरह आप, या फिर उस लेवल में देखिए उसके अगर उसके आयतन का आ जा रहा है, यानी कि 5 लीटर का है, इतना 5 लीटर का पानी है दोस्त, अब 5 लीटर में आप बखूबी अच्छे तरीके से भर सकते हैं। यानी कि उसको अगर दबाने का कोशिश कीजिएगा कोई भी लिक्विड को, तो वो थोड़ा ठोस की अपेक्षा हल्का दबेगा दोस्त। लेकिन वही गैस की बात कीजिएगा तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा गैस आप इतने डिबिया में आराम से भर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है दोस्त कि आपके घर में एलपीजी सिलेंडर जो यूज होता है उसका वो एग्जाम्पल है कि बहुत सारे गैस उसमें होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसको एक 15 इतने बड़ा सिलेंडर में उसको बंद कर दिया जाता है। ये आपका सामने आपके घर में यह एग्जाम्पल है दोस्त। अब देखिए दोस्त आगे समझते हैं पॉइंट को। ज़्यादा आयतन वाले गैस को कम आयतन, यानी कि अगर हम अभी वही पॉइंट है दोस्त जो आपको बताया, इतना बड़ा ये आयतन हो गया और इसको आप छोटे से आयतन में बदल सकते हैं। यही मतलब कि आप सिंपल समझिए, ये हम कहने का चाहते हैं कि अगर 5 लीटर का गैस है तो आप उसको 2 लीटर के गैस वाले कोई भी बर्तन में आप आसानी से भर सकते हैं। आइए चलते हैं हमने अभी क्या पढ़ा दोस्त, हमने शुरू से लेकर अभी अंत तक ये पढ़ा कि शुरू में हमने आपको नोट्स दिखाया है हमारे आसपास पदार्थ नोट्स 1, वो हमने जो पहला वीडियो पढ़ाया है उसका नोट्स है दोस्त। अब ये दूसरा वीडियो है दोस्त, ये हमने पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा। आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्त, ये आपको देखिए पार्टिकल, इनके कण किस प्रकार दिखाई दे रहा है। ये कोई ठोस पदार्थ है, इसके देखिए कण कुछ इस प्रकार होते हैं, यानी कि इनके बीच में बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। वहीं पर गैस का देखिएगा तो, द्रव का देखिएगा तो देखिए इनकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है, और वहीं पर गैस का देखिएगा दोस्त तो देखिए किस प्रकार है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर आपको प्रश्न पूछ दे दोस्त कि निम्न पदार्थों को ठोस, द्रव, गैस, 3 पदार्थ दिए गए हैं, इनके रिक्त स्थानों के बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। क्या? ठोस, द्रव, गैस को रिक्त स्थानों के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम किसका होता है रिक्त स्थान? ठोस का। किसका होता है दोस्त? ठोस का। उससे ज्यादा किसका होगा? द्रव का। उससे ज्यादा किसका होगा? गैस का। ये क्या हम देखें अभी दोस्त, ये हम अभी देखें कि रिक्त स्थान के हिसाब से पार्टिकल का कितने जगह होते हैं। तो हमके गैस में सबसे अधिक, उससे कम द्रव और उसके बाद ठोस। अब देखिए दोस्त, एक आपके लिए ये देखिए,
हमने ये डिस्कशन नहीं किया दोस्त, अभी हमने देखा, इसे समझा। अब ये एक और है, इससे समझे दो। गौर करने वाली बात में एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इसको हमने आपको अलग ही लिख कर रखा है ताकि आपको इस पर ध्यान दे। गौर करने वाली बात क्या है दोस्त, कणों की गति अनियमित होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। यानी कि गैस की दोस्त अनियमित होने का मतलब कि आप यहाँ पर सेंट मारिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्त आपको ताकि समझ में आ जाए आसानी से। यहाँ पर आप सेंट मारेंगे, पता चलेगा कि उधर भी गमक रहा है, आपके पीछे भी गमक रहा है, उस साइड भी, यानी कि दोस्त आपके चारों तरफ गमक रहा है, वो सुगंध आ रहा है। इसका मतलब कि वो जो कण है गैस के वो नियमित हैं। अगर नियमित होते हैं तो इस लाइन में चलते हैं, मतलब नियमित कहने का मतलब है कि एक दिशा में चलते हैं। वो अनियमित है मतलब इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। यानी कि इससे ये क्या हुआ, ये क्रियाकलाप हुआ जिससे पता चला कि हाँ गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो अनियमित होते हैं और अत्यधिक तीव्र होते हैं। अगर अत्यधिक तीव्र नहीं होते दोस्त, तो हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा था कि गर्म खाना हमें क्यों उसका महक आ जाता है, अधिक तीव्र होते हैं तभी तो। वहीं शीतल जो खाना होता है उनके जो कण होते हैं कम तीव्र होते हैं, इस वजह से वो हमको ज़्यादा दूर तक नहीं गमकते हैं। और गैस दबाव देखिए दोस्त क्या चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैस दबाव किसे कहते हैं, देखिए दोस्त आप यहाँ पर इसका चित्र के साथ देख सकते हैं। देखिए गैस दबाव का ये आपको चित्र है दोस्त, ध्यान से समझिएगा। कोई भी गैस का जो पार्टिकल है दोस्त, कोई भी गैस हो उसका पार्टिकल है, अगर उसको एक डिब्बे में, एक क्लोज कोई डिब्बे में भरेंगे दोस्त, उसको बंद करेंगे तो वो अनियमित होते हैं। अभी हमने देखा वो अनियमित होते हैं, उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती हैं, यानी कि उनके अंदर ऊर्जा काफ़ी होती हैं, वो अनियमित होते हैं। तो वो क्या करेंगे दोस्त, वो तो अनियमित होने का मतलब कि हम इधर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, चारों तरफ इधर जाएंगे। तो हम अगर वो डिब्बे में एक गैस को बंद कर रहे हैं तो जो हवा की, जो भी हवा है दोस्त, जो भी गैस है उसको हम एक डिब्बे में बंद कर दिए तो उसके जो कण है वो तो अनियमित हैं। तो वो क्या करेंगे, उस डिब्बे के दीवार पर क्या करेंगे, अपना बराबर क्या करेंगे, टक्कर देंगे। इस दीवार पर देंगे, फिर उस दीवार पर देंगे, मतलब चारों तरफ दीवार पर क्या देंगे, टक्कर देंगे, एक फोर्स लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके फोर्स लगाएंगे। यानी कि गैस दबाव किसे कहेंगे, जब गैस के कण, ध्यान सुनिएगा, जब गैस के कण किसी बंद डिब्बे के दीवार पर बल लगाएंगे उससे हम गैस दबाव कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी गैस के पार्टिकल किसी बंद डिब्बे के दीवार पर उनके द्वारा बल लगाया जाएगा जिस ही भी एरिया में। अब जैसे देखिए दोस्त, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पार्टिकल इस दीवार पर मारा, उसी तरह ये पार्टिकल इस दीवार पर, उसी तरह ये पार्टिकल इस दीवार पर। अब जिस बिंदु पर ये अपना टक्कर मारते जा रहे हैं, जिस भी फोर्स से मार रहे हैं, जिस भी एरिया में मार रहे हैं, उनका गैस का क्या हो गया, दबाव हो गया। क्या हो गया, गैस का दबाव। गैस का दबाव का मतलब कोई भी बंद डिब्बे में कोई भी गैस है, गैस के जब पार्टिकल उनके दीवारों पर बल लगाते हैं तो उसे हम गैस दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस दबाव कहते हैं। अब आइए समझिए दोस्त, एक और चित्र है, इससे हम देखिए क्या समझते हैं। एक गैस है, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं और ये देखिए ये गैस इर्रेगुलर मतलब अनियमित, इर्रेगुलर का मतलब अनियमित। ये देखिए अनियमित है मतलब इनका देखिए इस साइड मुंह है, इनका इस साइड है, इनका भी इस साइड है, इसका इस साइड है। इसी तरह एक कोई भी जार है दोस्त, उस जार में हम एक गैस कोई ले लिए हैं। आप देख सकते हैं उनके अणु, मतलब उनके पार्टिकल कैसे हैं, आप बखूबी चित्र में देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, उस जार में एक प्लेट लेते हैं, प्लेट के थ्रू हम उसको कंप्रेस करते हैं, मतलब क्या करते हैं, दबाते हैं। और देखिए दबाते हैं तो अब देखिए इनके बीच में कितना दूरी है। अब देखिए इनका बीच दूरी क्या होती है, कम होते जा रही है। क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। अब देखिए और भी ज़्यादा दबा दिए हैं तो इनके बीच में देखिए कैसे हो गए हैं, इनके पार्टिकल कैसे हो गए, इनके बीच में दूरियाँ क्या हो गई, कम हो गई हैं। क्या हो गई हैं, दूरियाँ इनकी कम हो गई हैं। तो यानी कि अगर हम कहें कि अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे यानी दबाएंगे तो क्या उनके कण के बीच की दूरियां कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। अगर वहीं प्रेशर हटा देंगे तो उनकी अपने आप दूरियां बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगे दोस्त, फ्री हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या समझा, गैस का दबाव समझा, अभी हमने ठोस समझा, द्रव समझा, गैस समझा। अब ये प्रश्न है दोस्त, इसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं, नोट्स आपको लिखा देते हैं। अब आइए चलिए, ये इतना समझ गए, अब जल्दी से नोट्स लिखिएगा। हमने देखा दोस्त
हमारे आसपास के पदार्थ नोट्स 1। अब लिखिए, दोस्त यहाँ से। अब यहाँ आप समझ चुके हैं, अब क्या करना है, अब नोट्स लिखना है। नोट्स लिखते चलना है ताकि आप रिवीजन आसानी से कर सकें। अब लिखिए दोस्त, हमारे आसपास के पदार्थ नोट्स 2 हम एक वर्ग बाय वर्ग आपको लेकर चल रहे हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से क्या हो, समझ सकें कि इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो अभी हमने आपको हमारे आसपास के पदार्थ नोट्स 1 लिखवाया है और आप ये लिख लेंगे। उसके बाद आप जो ये लिखवाने जा रहे हैं वो लिखिएगा। देखिए दोस्त, टॉपिक डालिएगा, हमारे आसपास के पदार्थ नोट 2। उसमें लिखिएगा दोस्त 1.3 पदार्थ की अवस्थाएं। कैसे लिखना है दोस्त, हमने आपको बता कर रखा है बखूबी अच्छे तरीके से कैसे लिखना है। आप ये आपका पेज हो गया, इस तरह आपका ये रहेगा और इस तरह एक लाइन दे लेना है और यहाँ पर लिखना है। पहले वाला लिखने के पश्चात ये दूसरा लिखना है दोस्त, हमारे आसपास के पदार्थ नोट्स 2। क्या, नोट्स 2। अब यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 1. यहाँ पर लिखिएगा दोस्त, ये आपका हो गया, यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। अब यहाँ से लिखिए 1.3 क्या, पदार्थ की अवस्थाएं। क्या, पदार्थ की अवस्थाएं। अब यहाँ पर अब यहीं से अपना लिखते चलिएगा पदार्थ की अवस्थाएं। अब लिखिए दोस्त, स्टार्ट देकर नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, स्टार्ट देकर पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा दोस्त, नेक्स्ट अगले नीचे लाइन में लिखिएगा पदार्थ की अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होते हैं। अब उसमें नीचे लाइन में लिखिएगा दोस्त 1.3.1 ठोस अवस्था। क्या लिखेंगे, ठोस अवस्था। क्या लिखेंगे, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। अब इस ठोस अवस्था के जस्ट नीचे वाला लाइन में लिखिएगा दोस्त। अच्छे तरीके से आपको एक फेयर के रूप में बनवा रहे हैं दोस्त, ताकि आप जब इसको रिवीजन करें तो साफ सुथरा हो और आप इसे आसानी से पढ़ सके अपने एग्जाम के थ्रू। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा दोस्त कि निम्नलिखित बिंदुओं से ठोस पदार्थ की ठोस अवस्था का पहचान कर सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं से ठोस की पहचान कर सकते हैं। अब वहाँ पर ख़त्म हुआ, उसके आगे ऐसे कीजिए, ये चिन्ह दे दीजिए, ये चिन्ह ऐसे दे दीजिए। आप जैसे ये लिख दिए ये ऐसे चिन्ह दे दीजिए। अब नीचे लिखिएगा दोस्त, नीचे लिखिएगा 1 पॉइंट, नीचे इसके जस्ट यहाँ पे अगले लाइन में 1 पॉइंट में लिखिएगा। अब वो निम्नलिखित बिंदु जो है वो इस प्रकार है, लिखिएगा दोस्त। निश्चित आकार हो, अस्पष्ट सीमा हो, निश्चित आकार एवं अस्पष्ट सीमा, निश्चित आकार एवं अस्पष्ट सीमा। उसी तरह दूसरा बिंदु लिखिएगा दोस्त, ऐसे कर कर नीचे दूसरा बिंदु लिखिएगा। स्थिर आयतन हो एवं नगण्य संपीड़ता हो। संपीड़ता कैसे लिखा जाता है दोस्त, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। संपीड़ता कैसे लिखा जा सकता है आप देख सकते हैं। स्थिर, दूसरा में हम क्या लिख रहे हैं दोस्त, स्थिर आयतन हो एवं नगण्य संपीड़ता हो। तीसरा बिंदु दीजिएगा दोस्त, उसके जस्ट नीचे लिखते चलिएगा, एक ही में लिख कर गाजू बाजू मत कीजिएगा। तीसरा बिंदु नीचे लिखिएगा, तीसरा बिंदु ऐसे लिखकर ऐसे। तीसरा बिंदु लिखिएगा बल लगाने पर टूट सकते हैं, बल लगाने पर टूट सकते हैं, परंतु आकार का परिवर्तन नहीं होगा, परंतु आकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा निम्नलिखित में 3 बिंदु हो गए दोस्त। अब ये अभी ठोस अवस्था में चल रहे हैं दोस्त, किस में चल रहे हैं, ठोस अवस्था में चल रहे हैं। अब देखिए, अब नीचे लाइन में, उसके नीचे लाइन में स्टार दीजिए और लिखिए कुछ गौर करने वाली बातें, कुछ गौर करने वाली बातें। स्टार देकर लिखिएगा दोस्त, कुछ गौर करने वाली बातें। अब इसमें भी आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट नंबर नीचे लिखिएगा, नेक्स्ट नीचे वाले लाइन में
फर्स्ट लिखिएगा रबड़ बैंड। क्या लिखिएगा? रबड़ बैंड। कैसे लिखा जाता है दोस्त? आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। रबड़ बैंड लिखकर अब इसके आगे ऐसे डैश दीजिए। अब लिखेगा दोस्त इसमें रबड़ बैंड को खींचने पर आकार परिवर्तन होते हैं। रबड़ बैंड को खींचने पर आकार परिवर्तन होते हैं, परंतु इन्हें छोड़ देने पर यह पुनः अपने आकार में आ जाते हैं। अब सेकंड लिखिएगा नीचे दोस्त, सेकंड पॉइंट ऐसे कर क्या लिखिएगा? चीनी एवं नमक। क्या लिखिएगा? चीनी एवं नमक। इसके आगे लिखने के बाद डैश डालिएगा। क्या डालना है? डैश डालना है। लिखिएगा चीनी एवं नमक के क्रिस्टल। क्रिस्टल इस प्रकार लिखिएगा दोस्त, देखिएगा क्रिस्टल। चीनी एवं नमक के क्रिस्टल के आकार बदलते नहीं हैं। चीनी एवं नमक के क्रिस्टल के आकार बदलते नहीं हैं। इन्हें किसी भी बर्तन में डालें। डालें। अब चलिए दोस्त नीचे लिखिए थर्ड पॉइंट। ऐसे थर्ड पॉइंट डालिएगा और उसमें स्पंज लिखिएगा। हम इन्हें क्यों लिख रहे हैं दोस्त? क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के थ्रू हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ दोस्त, इस वजह से हम इन्हें नोट्स में लिख रहे हैं। अगर ये बाहर से कुछ बताना होता, अगर बाहर से रहता तो हम आपको नहीं लिखवाते। लिखिए स्पंज लिखिए। स्पंज लिखकर डैश डालिए। हो गया दोस्त? लिखिए स्पंज भी एक ठोस है। स्पंज भी एक ठोस है। खड़ी पैर दीजिएगा दोस्त वहां पे। प्रेस करने पर, मतलब दबाव डालने पर इनके अंदर के गैस बाहर निकलते हैं। इनके अंदर के विसरण गैस, ध्यान दीजिएगा, विसरण यानी कि विसरण इनके अंदर गैसों का हुआ रहता है। तो लिखिएगा इनके अंदर विसरण गैस दबाव डालने पर। लिखिएगा दबाव डालने पर। हमने अभी क्या लिखा कि स्पंज भी एक ठोस होते हैं। उसके बाद लिखिएगा दबाव डालने पर स्पंज के गैस या फिर स्पंज में विसरण गैस बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। न कि इनके कण का आकार बदलता है। तो चलिए दोस्त यहीं पर हमारा नोट्स ठोस अवस्था का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्त, तो वहाँ पर हम द्रव का आपको नोट्स लिखवाएंगे, वहीं पर गैस का नोट्स लिखवाएंगे। और इतना लिखा देने के बाद दोस्त हम प्रश्न उत्तर करेंगे। जो एनसीईआरटी का प्रश्न उत्तर है उससे अच्छी तरीके से समझेंगे, देखेंगे, करेंगे। तो आइए दोस्त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम पहले नोट्स तैयार करेंगे, प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तत्पश्चात हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे, जहां हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्त? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? क्या पढ़ेंगे दोस्त? क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो दोस्त वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप प्रश्न को कर आप अपने से आइएगा, और जब हम कराएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जितना अभी पढ़ाए हैं दोस्त, एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा। और आप नोट्स जो हम अभी ठोस अवस्था का लिखाए हैं और इससे पहले जो नोट्स जो पिछले कक्षा का है, वो दोनों को तैयार कर लीजिएगा बखूबी अच्छे तरीके से। चलिए मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।